नमस्कार साथियों, तो आज मैं साहिबा विक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपनी थ्योरी क्लास। तो बेटा, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरे साथ मेरी थ्योरी क्लास में बने रहें। चलते हैं आज की पोम, दैट इज प्रोस्पाइस। प्रोस्पाइस इज अ वर्क बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये एक रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोम है, दैट इज पोम नंबर 19। आज हम पोम नंबर 19 कर रहे हैं। हमने इससे पहले 18 पोम्स कवर कर लिए। पोम प्रोस्पाइस। सो प्रोस्पाइस, पहले टाइटल का मतलब क्या है? प्रोस्पाइस मीन्स टू, इट मीन्स टू लुक फॉरवर्ड। ठीक है, इसका मतलब है टू लुक फॉरवर्ड। सो ये प्रोस्पाइस क्या है? ये लैटिन वर्ड है। इट इज अ लैटिन वर्ड, और लैटिन वर्ड का इसका इंग्लिश में मतलब है टू लुक फॉरवर्ड, यानी कि आगे देखना। सो बेसिकली दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय द ऑथर रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग देख रहे हैं आप, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा ये कंपोज की गई है। और ये उन्होंने कब कंपोज की? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी, और अपनी वाइफ की मृत्यु के बाद वो लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे थे? अपनी मृत्यु के लिए, कि अब मेरी वाइफ की भी मृत्यु हो चुकी है, वो भी जा चुकी है, तो उनकी आत्मा से जाकर मेरी आत्मा कब मिलेगी? सो ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिज डेथ। पोयम किसमें इंक्लूड की गई थी? इन हिज 1864। 1864 में उनकी एक कलेक्शन छपी थी जिसका क्या नाम था? द ड्रामेटिस पर्सोने। और इस वर्क, इस कलेक्शन के अंदर इनकी ये पोम छपी थी, दैट इज प्रोस्पाइस। सो रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है ये। और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ये फेमस है किसके लिए? ही इज फेमस फॉर, ये फेमस है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। ये एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है किस टाइप की राइटिंग के लिए फेमस है। सो ही इज फेमस फॉर द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये एक फादर है एक तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग के। मोस्ट इन्होंने यूज किया है ड्रामेटिक मोनोलॉग का अपने वर्क्स में। सो ड्रामेटिक मोनोलॉग टर्म आते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए रॉबर्ट ब्राउनिंग फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आते हैं प्रोस्पाइस पे। सो बेटा, प्रोस्पाइस इज अ पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इन्हीं के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। एंड it was basically, this poem was composed, this poem was composed after the death of his wife. This poem was composed after the death of his wife। और उनकी वाइफ का बेटा नेम क्या था? उनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ बेरेट। सो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, जिनका नाम था एलिजाबेथ बेरेट, ब्राउनिंग, इन 1861। कब लिखी गई थी ये पोम? 1861 में, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। देन दिस पोम, ये पोम जो है ये किसमें फर्स्ट टाइम वो हुई, प्रिंट हुई? सो वॉज पब्लिश्ड, ये पोम पब्लिश्ड हुई थी। दिस पोम वॉज पब्लिश्ड इन 1864। ये पोम 1864 में पब्लिश्ड हुई थी इन हिज पोएट्री कलेक्शन। उनकी पोएट्री कलेक्शन है, उसके अंदर पब्लिश हुई थी ये पोम, इन हिज पोएट्री कलेक्शन। और उस पोएट्री कलेक्शन का क्या नाम है? ड्रामेटिस पर्सोने। ड्रामेटिस पर्सोने। और ये जो प्रोस्पाइस जो वर्क है, ये एक क्या है? इट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग है। किसमें? आयम्बिक पेंटामीटर में। ये लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में। सो क्योंकि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग
लिखते हैं ज्यादा से ज्यादा तो हमें पता चल जाएगा, वैसे कि प्रोस्पाइस हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि इट इज ऑल्सो ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड मोर ओवर इट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब आ जाते हैं इसका थीम क्या था पोम का। सो द थीम ऑफ द पोम वाज बेसिकली द कन्फ्रंटेशन ऑफ डेथ, यानी कि हम कैसे ब्रेवरी से डेथ को कन्फ्रंट करते हैं, सामना करते हैं मौत का। ये बेसिक थीम था इस पोम का। ये इन्होंने ये पोम लिखी थी, क्यों लिखी थी? क्योंकि इनकी वाइफ की मौत हो गई थी और इनको ये था कि अब मेरी भी मौत कहीं ना कहीं पास ही है, क्योंकि मैं भी अपने बुढ़ापे की तरफ आ गया हूँ। आई एम ऑल्सो नियर माई ओल्ड एज, मतलब नियर क्या, मैं ओल्ड एज में हूँ, अपनी स्टेज ऑफ लाइफ में हूँ। तो जब वो उस स्टेज ऑफ लाइफ में थे, जब वो बुढ़ापे में थे, सो तब उनको ये चीज उनके दिमाग में, जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई तो ये चीज आई कि मुझे ये पोम उन्होंने लिखी एंड इन दिस ही एक्सप्रेसेस दैट अब मेरी मौत भी करीब है और मैं उससे डरता नहीं हूं, मैं ब्रेवरी से उसका कन्फ्रंटेशन करूंगा, उसका सामना करूंगा। सो बेसिकली वी विल राइट द थीम। इसमें हम थीम को क्या बोलेंगे, क्या थीम है पोम का? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम, बेटा बताइए। इट मीन्स करेजियस, courageous confrontation, courageous confrontation of the death, यानी courageously confront करना किसको? डेथ को, ब्रेवरी से डेथ का कहीं ना कहीं सामना करना, बिना डरे बिना झिझके। तो आई होप कि इस प्रोस्पाइस की पूरी बैकग्राउंड आप सबके दिमाग में आ चुका होगा कि किस तरह उसकी वाइफ की मौत हुई। और फिर जैसे ऐसा होता है ना कि हस्बैंड और वाइफ में से एक भी व्यक्ति चला जाता है तो जो दूसरा व्यक्ति होता है उसको ये कहीं ना कहीं लगने लगता है कि नाउ इट इज ऑल्सो, माई टाइम इज ऑल्सो नियर, कि मेरा जो समय है वो भी कहीं ना कहीं पास ही है और मुझे भी कहीं ना कहीं अब जाना ही है। तो वो मौत का जो मतलब आने का जो अनुभव है वो हमें कहीं ना कहीं सताने लगता है कि अब मेरे को भी मौत आने वाली है। बट इसमें जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो डर नहीं रहे, उनको फियर नहीं सता रहा। वो कह रहे क्या डरना मौत से, मौत से डरना नहीं है, मतलब क्या मौत से डरना, ही सेइंग कि मौत से क्या डरना, मौत तो एक दिन आनी है, तो ब्रेवरी से उसका सामना करो। मैं पूरी उम्र एक फाइटर रहा हूं, तो मैं इस फाइट, क्या फाइट, मौत को सामना, मौत का सामना करना ये भी एक फाइट ही है। ब्रेवरी से मौत का सामना करना, घबराना नहीं है मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, घबराना नहीं है। तो मौत का जो सामना करना है वो भी ब्रेवरी से मैं करूंगा और यही मेरी अंतिम उपलब्धि होगी एज अ फाइटर। सो मैंने पूरा बैकग्राउंड आपके सामने क्लियर कर दिया है पोम का। अब पोम समझने में आपको कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए और मुझे बताइए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। चलिए, प्रोस्पाइस, प्रोस्पाइस मीन्स टू लुक फॉरवर्ड। प्रोस्पाइस का क्या मतलब होता है बेटा, मैंने आपको बताया है, टू लुक फॉरवर्ड, टू लुक फॉरवर्ड। ठीक है, अब चलते हैं अपनी पोम की तरफ। फियर डेथ, क्या फियर डेथ का, क्या डरना उस मौत से जो कि एक शाश्वत सच है, जो ऐसा सच है, मौत जो कभी भी टाला नहीं जा सकता। सो व्हाट टू फियर डेथ, मतलब इस क्वेश्चन मार्क को अगर हम कंसीडर करें तो व्हाई फियर फ्रॉम द डेथ, क्या डरना मौत से। टू फील द फॉग इन माई थ्रॉट, और अभी से ही जब मौत आई भी नहीं है मैं ये फील कर लूं, क्या फील कर लूं कि मेरा गला चोक हो रहा है और द मिस्ट इन माई फेस, मिस्ट मतलब मेरी फेस पे एक ऐसा मतलब धुंधलापन सा नजर आ रहा है, आंखों में, मेरी आंखों में एक धुंधलापन आ गया है, क्या कि भाई मैं जाने वाला हूं अब। When the snows begin in the blast denote, बेसिकली जो फर्स्ट दो लाइन्स है उसमें वो एक फिजिकल बता रहा है कंडीशन ड्यूरिंग द डेथ। इट इज ट्रू दैट ड्यूरिंग द डेथ, यानी मौत के समय में हम फिजिकली, अगर आपने कोई अपना नियर एंड डियर वन खोया है और आपने अपने नियर, मैंने तो अपनी ग्रैंड मदर को देखा है, मैं अपना बताऊंगी कि उनको कैसा फील होता है, तो इट इज जस्ट लाइक दैट ओनली, कि ऐसा लगता है कि जैसे गला चोक हो गया है
और मिस्ट इन द फोग, फोग का क्या मतलब है इधर, वो कह रहे हैं जैसे धुंध से हम एकदम चोक हो जाते हैं ना, इतनी ज्यादा धुंध अगर हमारे मतलब गला जैसे बंद सा हो जाता है, तो ही इज ट्राइंग टू से कि जैसे एक गला चोक हो जाता है एंड द मिस्ट इन, और फेस एकदम आंखों में एकदम धुंधलापन छा जाता है। तो इज टॉकिंग अबाउट द फिजिकल कंडीशन व्हेन द स्नोज बिगिन। अब वो कह रहा है बेटा इधर वाई, इधर क्वेश्चन मार्क है, सो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इट इज रिटोरिकल। The mist in my face when the snow begins and the blast denote, जब स्नो बिगेन करती है यानी कि जब बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, और द ब्लास्ट डिनोट, ब्लास्ट क्या होता है बेटा, तूफानी हवाएं, जब एकदम बर्फ पड़ना लग जाती है, कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, हमें जैसे होता है ना मतलब हम पता नहीं कौन सी दुनिया में जा रहे हैं ऐसा फील होता है हमें। सो द स्नो बिगिंस इन द ब्लास्ट डिनोट, और ऐसा लगता है कि ब्लास्ट डिनोट यानी कि तूफानी हवा चलती है, और यानी ये सब क्या दे रही है, पहले में फिजिकल बॉडी वो कर रही है, हमें इशारा कर रही है मौत का, और दूसरे में नेचर, फर्स्ट में क्या है, फिजिकल जो हमारी बॉडी है वो हमें इशारा दे रही है, फिजिकल कंडीशन मौत का, किसका इशारा, डेथ का, और दूसरे में क्या कर रहा है, नेचर हमें इशारा दे रही है डेथ का, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग, ही स्टेज इन, मतलब ये इंडिया की बात नहीं हो रही, वहां पे इस तरीके से स्नोफॉल होती है जबरदस्त तरीके से, तो इट इज टॉकिंग अबाउट दैट कंट्री। सो जबरदस्त एकदम क्या पड़ रही है, स्नोफॉल हो रही है, ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट क्या मतलब हवा का ऐसा तूफान आ रहा है कि जैसे इशारा दे रहा हूं मौत का। आई एम नियरिंग द प्लेस, और ऐसा लग रहा है कि मैं भी उस प्लेस के पास पहुंच गया हूँ, किस प्लेस पे, जहां मेरी वाइफ जा चुकी है, यानी डेथ, डेथ के पास मैं पहुंच गया हूँ। आई एम ऑल्सो नियरिंग द प्लेस हियर डिनोट सिंबलाइजेस, प्लेस किसका सिंबल है, प्लेस सिंबलाइजेस डेथ, सो सिंबल भी यूज हुआ है, प्लेस को क्या, प्लेस किसका सिंबल है, डेथ का सिंबल है। द पावर ऑफ द नाइट, हियर पावर ऑफ द नाइट, पावर ऑफ द नाइट में पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन कैसे है पावर ऑफ द नाइट में, पावरफुल कौन होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, हमारे अंदर कोई वीक होता है, कोई पावरफुल होता है, कोई बिल्कुल वो होता है। सो द पावर ऑफ द नाइट यानी जो रात की शक्ति है, अंधेरा यानी डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस इट इज टॉकिंग अबाउट, इतना अंधकार, इतना डार्कनेस नजर आ रहा है। द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म यानी दबाव, किसका दबाव, तूफान का जो दबाव बना हुआ है, एंड द पोस्ट ऑफ द फो एनिमी, फो मीन्स दुश्मन, एनिमी, और पोस्ट मतलब चौकी, जो दुश्मन की चौकी है वो भी मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चल रहा है कि मौत करीब है, दुश्मन की चौकी नजर आ रही है। दुश्मन की चौकी क्या है, दैट इज डेथ, जिसका उन्हें सामना करना है। Where he stands, the arc fear in a visible form. Where he stands का क्या मतलब है, Where he stands मतलब जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां पर मैं खड़ा हूं, Where he stands, तो Where he stands बेटा जहां पर वो खड़ा है, इधर खड़े होने की बात नहीं, इधर बात है कि जैसे हम लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस होती है हमारी, जैसे कि एडल्टहुड हो गई, उसके बाद ओल्ड एज हो गई, सबसे पहले यंग एज हो गई, चाइल्डहुड एज हो गई, तो चाइल्डहुड से फिर एडल्टहुड की तरफ, फिर ओल्ड एज की तरफ, तो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट स्टेजेस ऑफ द लाइफ, कि जहां मैं जिस स्टेज पे हमें खड़ा हूं, यानी स्टेज ऑफ लाइफ, जिस उम्र के पड़ाव पे मैं खड़ा हूँ, स्टेज ऑफ लाइफ मतलब द ओल्ड एज, जिस ओल्ड एज पे मैं खड़ा हूँ, मृत्यु के जिस पड़ाव पे मैं खड़ा हूँ, द आर्क फियर इन अ विजिबल फॉर्म, यानी कि वहां से मौत मुझे, आर्क फियर यानी कि हमें डेथ जो है मुझे बहुत ही क्या नजर आ रही है, बहुत ही नियर नजर आ रही है, बहुत ही स्पष्ट नजर आ रही है। येट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो, फिर भी इतनी पास से मौत नजर आने के बाद में ये तो नहीं है ना डर के बैठ जाऊं कि हाय मैं तो मरने वाला हूं, मैं तो मरने वाला हूं, तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होगा। आई हैव टू फेस स्ट्रांगली द डेथ,
सो येट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो। तब भी हमें ये नहीं डरना चाहिए हाय मौत आने वाली है, अरे मौत तो सच्चाई है, इसे अपनाओ, दिस इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, यही सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। डेथ इज द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ, एट रेस्ट एवरीथिंग, मनी हो गया, मटेरियलिस्टिक चीजें हो गई, घर हो गया, जायदाद हो गई, सोना हो गया, चांदी हो गया, सब झूठ है। सिर्फ डेथ ही एक शाश्वत सच है, यानी मौत ही एक ऐसा सच है जो हमें जिंदगी में अपनाना चाहिए, तभी हमारी जिंदगी आसान होती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, यार हमारा इतना लॉस हो गया, यार हमारा इतना नुकसान हो गया, यार हम तो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए। नहीं यार, कम से कम तुम सांस तो ले रहे हो, तुम जिंदा तो हो, मर तो नहीं गए। तो डेथ जो है एक असली सच्चाई है। सो येट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो, जो असली आदमी है, जो ताकतवर आदमी है, जानने के बाद कि मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, मेरी मौत आनी ही आनी है, ये जानने के बाद भी वो स्ट्रॉन्ग मैन की तरह अपना काम करता रहे। कोई बात नहीं, ये तो सच्चाई है, तो एक दिन होना ही है, मैं अपने काम में रत रहूंगा। फॉर द जर्नी इज डन, अब मेरी जो जिंदगी की जर्नी है ये मुझे पता चल गया है। जिंदगी की जर्नी मतलब जो मेरी लाइफ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। एंड द समिट इज अटेन्ड, समिट मींस मैंने मोस्ट ऑफ द अपनी जिम्मेवारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा दी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो मेरी जो जिम्मेवारियां हैं वो मैंने अब निभा दी हैं। मैंने अपने जितने काम करने थे अपने अपनों के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने वाइफ के लिए, जो जो मेरी जिम्मेवारी थी वो मैंने कर दी है पूरी। अब अगर मुझे मौत आ भी जाए तो कोई वो नहीं है। एंड द बैरियर्स फॉल, यानी कि अब जो बैरियर्स है, यानी कि जो रुकावटें हैं वो अब खत्म हो रही है। दो आर बेटल्स टू फाइट एर द गार्डन बी गेन, यानी कि दो, यानी कि फिर भी एक बैटल, एक युद्ध है जो फाइट करना, जो लड़ना बाकी है। हियर द गार्डन बी गेन, यानी कि उसको अचीव करना, गोल को, मतलब जो अंतिम जो मेरा युद्ध है वो बाकी है। और मुझे क्या अचीव करना है, वो गिफ्ट पाना है, वो शाश्वत शाश्वत शांति को पाना भी बाकी है, गेन करना बाकी है। द रिवॉर्ड ऑफ इट ऑल, और यही जब मैं ये फाइट, अंतिम युद्ध को फाइट कर लूंगा, अंतिम युद्ध को लड़ लूंगा, ये आखिरी युद्ध है, जब मैं इस युद्ध को लड़ लूंगा तो इस युद्ध के बदले जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, वो क्या रिवॉर्ड मिलेगा, शाश्वत शांति, हमेशा के लिए शांति। और हमेशा के लिए शांति कब मिलती है, दैट इज डेथ। तो जब मैं ये अंतिम युद्ध लड़ लूंगा, यानी जो डेथ का सामना है, फियर, इस फियर से ऊपर उठ जाऊंगा, मौत के, जब मैं इस मौत के डर से ऊपर उठ जाऊंगा तो ये आखिरी युद्ध भी मेरा खत्म हो जाएगा और मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज पीसफुल डेथ। I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last. I was ever a fighter. इसमें वो डायरेक्टली आई को क्या कह रहा है, फाइटर। सो लाइक और एज का यूज नहीं हो रहा, वो अपने आप को डायरेक्ट एक फाइटर कह रहा है। सो इट इज मेटाफर, ये एग्जांपल है मेटाफर का, क्योंकि अपने आप को डायरेक्टली कह रहा है आई एम अ फाइटर। सो आई वॉज अ फाइटर इन वन फाइट मोड, मैं हमेशा से योद्धा रहा हूं और अब एक आखिरी फाइट मुझे और लड़नी है, द बेस्ट एंड द लास्ट, और वो मेरी बेस्ट लड़ाई होगी। क्योंकि बाकी लोग जो है वो डर जाते हैं मौत से, हम अभी जवानी में, तो हमें, मेरे को भी ख्याल आता है बहुत बार, हाँ यार जब मरेंगे यार क्या होता होगा, मरने के टाइम कैसा फील होता होगा, कौन सी दुनिया में जाते होंगे, कैसा कैसे चोक हो जाते होंगे जब हम, मतलब कैसे हमारे पार्ट्स फेल हो जाते हैं व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेथ। तो हमें ये सब ख्याल आते हैं। तो वो कह रहे हैं द बेस्ट एंड द लास्ट, ये मेरी बेस्ट और लास्ट फाइट होगी, क्योंकि मैं उन लोगों की तरह फियरफुल नहीं होना चाहता, मैं बहादुरी से मौत का सामना करूंगा। आई वुड हेट दैट डेथ बैंडेज्ड माय आईज एंड फोरबोर, यानी कि मैं उस मौत से हेट करता हूं जो मेरी आंखों के आगे पट्टी बांध दे कि भाई कुछ नजर ना आए, बस सीधा मौत मिल जाए। नहीं, मैं उस डेथ से हेट करता हूं जो मेरी आंखों के आगे पट्टी बांध देगी। एंड बेड मी क्रीप पास्ट, और मुझे भूतकाल, मुझे क्या नजर आएगा, और मुझे भूतकाल की याद दिलाएगी, मतलब पुराने
चीजों की, पास्ट की याद दिलाएगी, तो मुझे उस डेथ से हेट है, उस मौत से मुझे नफरत है। जो मौत क्या करेगी, मेरी आंखों पे पट्टी बांध देगी, और पट्टी बांधने के बाद जब अंधेरा नजर आएगा तो मुझे किसकी याद दिलाएगी, क्रीप माई पास्ट, मुझे अपने भूतकाल की याद दिलाएगी कि क्या क्या हो, मैंने पास्ट में गलतियां की और क्या क्या मेरे से हुआ। नो, लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, मुझे ऐसे आंखों पे पट्टी वट्टी बांध के डर के नहीं मौत चाहिए, मैं मौत की आंखों में आंखें डालूंगा। सो लेट मी टेस्ट, उसका टेस्ट करूंगा, होल ऑफ इट, fear like my peers, the heroes of old. So मैं क्या करूंगा, अपनी समान योद्धाओं की भांति, जो मेरे जैसे योद्धा थे, मैं अपने समान योद्धाओं की भांति, पियर्स मीन्स जो पियर होते हैं ना हमारे कंपेनियंस, तो उनकी बात कर रहे हैं कि मैं अपनी तरह जो योद्धा है, जो मेरी तरह ब्रेव लोग हैं, उनकी भांति क्या करूंगा, आंखों में आंखें डाल के मौत का सामना करूंगा, टेस्ट करूंगा मौत को। आई विल बियर द बर्न, यानी मौत का प्रहार मैं सहूंगा इन अ मिनट। और वो जो एक क्षण मौत का प्रहार लगने के बाद, खंजर लगने के बाद जब हमें एक क्षण मिलता है ना, जब हम आखिरी सिसकियां भर रहे होते हैं, तो जो लास्ट मिनट मुझे मिलेगा उसमें मैं लाइफ को पे करूंगा। कैसे पे करूंगा, ग्लैडनेस के साथ। आई विल पे माई लाइफ, मैं अपने जीवन को ग्लैड होके, खुशी दिखा के उसको पे बैक करूंगा। पे बैक, आई विल पे बैक माई लाइफ, आई विल पे बैक फॉर, मतलब मैं हर चीज के लिए पे बैक कैसे करूंगा, ग्लैडनेस शो करके। एरियर्स ऑफ पेन, यानी कि जो भी मुझे लाइफ में पेन मिली है, डार्कनेस मिली है, और जो भी कोल्ड, मतलब इट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ पेन, मतलब जो भी मुझे दुख मिला है, तकलीफें मिली हैं, उसको साइड रख दूंगा, उसको भुला के मैं वो जो एक क्षण है उसमें अपनी ग्लैडनेस शो करके लाइफ के सारे जो दुख तकलीफ है उसको भुला दूंगा। फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव, फॉर सडन यानी कि उन लोगों के लिए, वर्स्ट यानी कि बुरा समय भी किस में टर्न हो जाता है, बेस्ट में। सो फॉर दोज द वर्स्ट टर्न्स इनटू द बेस्ट, उनके लिए बेस्ट में टर्न हो जाते हैं। जो लोग योद्धा होते हैं, जो लोग ब्रेव होते हैं, तो जो लोग जिंदगी का बहादुरी से सामना करते हैं, उसको, उनके लिए जो वर्स्ट पीरियड है वो भी क्या हो जाता है, उनके लिए वर्स्ट पीरियड भी बेस्ट साबित हो जाता है। तो मतलब वो कहना चाहते हैं जब मृत्यु का, इट इज टॉकिंग अबाउट द डेथ, जब वो डेथ का ब्रेव लोग सामना करते हैं तो उनको क्या मिलता है एंड में, आत्मिक विजय। उनको ब्रेवरी का रिवॉर्ड क्या मिलता है, आत्मिक विजय, यानी कि इटर्नल पीस, यानी कि मौत के बाद जो इटर्नल पीस है, दैट इज, इट इज टॉकिंग अबाउट द दैट। सो जो मौत का सामना बहादुरी से करते हैं उनको क्या मिलता है, एक आत्मिक शांति मिलती है, उनको एक आत्मिक विजय मिलती है। द ब्लैक मिनट्स एट एंड, वो जो एक आखिरी मिनट है, ब्लैक मिनट किसको कहा गया है, ब्लैक मिनट इज द सिंबल ऑफ डेथ। काला सच या काला जो पन है वो कब नजर आता है हमें, ब्लैकनेस, दैट इज इन द डेथ। एंड द एलिमेंट्स रेज, द फियर्ड वॉइसेस दैट रेव, मतलब कि जो एलिमेंट्स है वो रेज करते हैं। रेज मीन्स it is talking about the natural, it is talking about the natural factors ड्यूरिंग डेथ, जो नेचुरल फैक्टर्स नजर आते हैं हमें डेथ के दौरान, वो एलिमेंट्स की बात कर रहा है। कैसे फैक्टर्स, थंडर, मतलब एक पीछे बैकग्राउंड होता है ना, जैसे हम बता रहे हैं, मतलब थंडर, स्ट्रॉम, तूफान आना, ये सब मौत का सिंबल है। सो जब मौत आती है और जब हमें नेचुरल फैक्टर्स नजर आते हैं, थंडर स्ट्रॉम वगैरह, एंड द फियर्ड वॉइसेस, मतलब जो टेरिफाइंग वॉइसेस है, फियर्ड वॉइसेस मतलब टेरिफाइंग वॉइसेस, टेरिफाइंग वॉइसेस यानी फियर की और पेन की, जो टेरिफाइंग वॉइसेस, डरा देने वाली आवाजें सुनाई देती है, किसकी, दर्द की और फियर की यानी डर की, वो सब क्या हो जाएंगी, दैट विल रेव, वो भी मतलब क्या होगा, जब मौत आने वाली होगी, जब आखिरी ब्लैक मिनट होगा मौत का, तो क्या होगा, हमें सब तूफान नजर आएगा कि भाई अब थंडर हो रहा है
और एकदम जो सारी वॉइसेस हैं वो भी डरावनी वॉइसेस सुनाई देंगी कि अब मौत के टाइम पे वो, बट कुछ ही क्षण, एक दो क्षण की होंगी, कुछ क्षण की, और जब वो खत्म हो जाएगा क्षण, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी मृत्यु, यानी पीसफुल डेथ। सो इट इज जस्ट क्षणिक, वो सिर्फ एक क्षणिक होती है क्या, ये वॉइसेस और ये टेरिफाइंग मतलब जो एलिमेंट्स है और ये टेरिफाइंग वॉइसेस, ये कुछ क्षण की होगी हमारे जीवन में, और कुछ क्षण बाद ये खत्म हो जाएगी और हम पीसफुल डेथ को प्राप्त कर लेंगे। शेल ड्विंडल एंड ब्लेंड, और ये हमें आखिरी क्षणों में तोड़ मरोड़ रही होगी, क्योंकि हमारी एक एक करके पार्ट्स फेल हो रहे होंगे, हम अंदर से, मतलब हमारी जो लाइफ है वो चोक हो रही होगी, और हम मतलब ऐसा फील कर रहे होंगे बस सब कुछ खत्म हो रहा है, बट ये हमें ब्लेंड कर रहा होगा, तोड़ रहा होगा ये सब। शेल चेंज, पर ये सब चेंज हो जाएगा कुछ ही क्षणों बाद जब हमें मौत मिल जाएगी। तो ये सब जो एंड में बिल्कुल मरने वाले होते हैं, जो एकदम आखिरी के कहते हैं ना, एक दो दिन बड़े मुश्किल से कटते हैं, दो तीन, वो बिल्कुल ना कुछ अंदर जाता है, ना कुछ खाया जाता है, ना पिया जाता है, सो वो चेंज हो जाएगा सब। दैट शैल बिकम फर्स्ट पीस ऑफ पेन, और हमें पीस मिल जाएगा, यानी हमें आत्मिक विजय मिल जाएगी, हमें शाश्वत शाश्वत शांति मिल जाएगी, हमेशा के लिए शांति। कौन सी, मौत की। और अगर हम ब्रेव हैं तो ये हमारे जीवन का अंत नहीं है, ये एक नए जीवन की शुरुआत है, और एक हमारी सोल को एक नई लाइफ मिलने की शुरुआत है। तो जो वर्स्ट लोग हैं वो इसको अंत मानेंगे, जो ब्रेव लोग हैं वो कहेंगे कि हमारी आत्मा को एक नया जन्म मिलेगा, एक नया शरीर मिलेगा, और ये एक नई शुरुआत है, ये डेथ नहीं है, एक नई शुरुआत का बिगुल है। चेंज देन अ लाइट देन दाई ब्रेस्ट, और उसमें बस अब मौत मिल गई तो एक लाइट सी आएगी, और देन दाई ब्रेस्ट, और फिर मुझे तुम्हारी, देन दाई ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का मतलब है फिर मुझे तुम्हारी झलक, तुम्हारी छाती नजर आएगी, मतलब तुम्हारी झलक नजर आएगी, इस टाइम टू से कि मुझे फिर तुम नजर आओगी। तुम इधर दाई मीन्स यू, मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ, कि मुझे फिर तुम्हारी झलक नजर आएगी, एक लाइट प्रकाश सा आएगा, जैसे मतलब सोल, उसकी सोल जब निकल जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो उसकी सोल का जो प्रकाश होगा, और जो ऊपर से उसकी वाइफ के सोल का प्रकाश होगा, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट दैट, कि फिर मुझे एक लाइट नजर आएगी, किसकी, तुम्हारे सोल की, क्योंकि अब मैं भी ऊपर जा रहा हूं, तो मेरी सोल भी ऊपर जा रही है, तो मुझे भी एक लाइट नजर आएगी तुम्हारी सोल की। एंड दाउ सोल ऑफ माई सोल, और मेरी सोल, दाउ सोल मीन्स योर सोल, अब मेरी जो सोल है वो तुम्हारी सोल से मिल जाएगी, मिलान हो जाएगा, क्योंकि अब धरती पे तो अलग हो गए हम, कहाँ मिलना है अब हम ऊपर ही मिल सकते हैं। आई शेल क्लैस्प दी अगेन, और मैं तुम्हें फिर से गले क्या कर पाऊंगा, लगा पाऊंगा, अगेन, एंड विद गॉड बी द रेस्ट, और बाकी की जो मेरी, बाकी का जो मेरी आत्मा है उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, मेरी जो आत्मा है वो गॉड के चरणों में नतमस्तक हो जाएगी। तो दैट इज द एंड ऑफ द पोम, and I hope मतलब I am able to clear your doubts। जो भी तुम्हें ये पोएम जब तुमने पढ़ी होगी तुम्हें डाउट्स रहे होंगे, मेरे पढ़ाने के बाद हो सकता है कि तुम्हें कुछ ये पोएम समझ में आई हो अच्छे से और डाउट्स क्लियर हुए हो। रेस्ट अगर कोई भी प्रॉब्लम आती, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं। Now moving towards the questions. What is the central theme of Robert Browning's poems, that is Prospice? इस प्रोस्पाइस यानी कि इस रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोम का क्या थीम था? इसका थीम था फर्स्ट द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन एफर्ट, द ब्यूटी ऑफ नेचर, क्या नेचर की सुंदरता की बात है इसमें, करेजियस कन्फ्रंटेशन ऑफ डेथ, क्या ब्रेवरी से डेथ का सामना करने की बात है, या द फ्लीटिंग नेचर ऑफ द यूथ, या नेचर की फ्लीटिंग नेचर बताई गई है, मतलब यूथ की, जवानी की, निकलती हुई जवानी की बात की गई है। सो इट इज टॉकिंग अबाउट द करेजियस कन्फ्रंटेशन ऑफ द डेथ, यानी ब्रेवरी से सामना करना किसका, डेथ का। सो इट इज अबाउट, द पोएम इज अबाउट द ब्रेव कन्फ्रंटेशन ऑफ द डेथ। Question 2. The poem Prospice was written after the death of Browning's wife Elizabeth Barrett Browning. What does death symbolize in the poem? Death किसका सिंबल है? डेथ किसको सिंबलाइज कर रहा है?
बिकॉज प्रोस्पाइस इज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ की मौत हो जाती है, तो डेथ, इट इज द पोएम इज अबाउट द डेथ, ये डेथ पे है पोएम। सो अब जो ये डेथ वर्ड है ये किसको सिंबलाइज कर रहा है? एंड ऑफ द लव को, प्यार के खत्म होने को, इटर्नल डार्कनेस को, अंधकार को, मन के अंधकार को, अ गेटवे टू रीयूनियन विद द बिलवेड। ये जो डेथ है एक रास्ता है, किसका रास्ता? रॉबर्ट ब्राउनिंग को एक रास्ता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए गेटवे है। गेटवे किस चीज का? दोबारा से मिलन करने का अपनी बिलवेड से। सो ये बिल्कुल सच है। ये जो डेथ है इस पोम में क्या है? ये डेथ एक गेटवे है, एक दरवाजा है, जो जिसको दरवाजा जब खुलेगा तो रॉबर्ट ब्राउनिंग कहाँ जा सकेगा? रॉबर्ट ब्राउनिंग विल गो एंड मिलन करेगा, रीयूनियन करेगा अपनी बिलवेड, अपनी वाइफ से रीयूनियन कर पाएगा। सो दिस पोएम डेथ, इसमें डेथ सिंबलाइज करती है किसको? एक गेटवे को जो कि रीयूनियन करवाएगा। थर्ड, which figure of speech is most prominently used in the line I was ever a fighter, so one fight more? कौन सी figure of speech है जो इसमें used हुई है? That I was ever a fighter. A simile, B metaphor, C alliteration and D irony. So it is metaphor क्योंकि direct comparison हो रहा है, इधर direct comparison हो रहा है और कोई भी इसमें सो लाइक और एज का यूज नहीं हो रहा। दैट आई वॉज लाइक अ फाइटर, आई वॉज एज अ फाइटर, नहीं, नो यूज ऑफ सो लाइक और एज। सो लाइक और एज का यूज नहीं हो रहा, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है किसका? आई का, कि मैं क्या हूं? एक फाइटर। सो इट इज अ मेटाफर। क्वेश्चन 4, द आर्क फियर इन अ विजिबल फॉर्म रेफर्स टू। जो आर्क फियर है, जो मौत का डर है, वो इन अ विजिबल फॉर्म वो रेफर करता है किसको? द डेविल को, बी डेथ को, सी द स्ट्रॉम को एंड डी अ वॉरियर्स एनिमी को। सो आर्क फियर रेफर करता है डेथ को, क्योंकि हमें किसका फियर होता है? मौत का। Question 5, what does the journey described in the poem symbolize? जो जर्नी है पोम के अंदर, जो जर्नी की बात करी गई है, वो जर्नी किसको सिंबलाइज कर रही है? वो जर्नी किसके बारे, किसका सिंबल है? ए अ पिलग्रिमेज, क्या वो जर्नी का मतलब कोई यात्रा है, कोई पिलग्रिमेज है? या द सोल्स पैसेज, या सोल की यात्रा की बात हो रही है, आत्मा की यात्रा की बात हो रही है, जन्म से लेके डेथ तक। बिल्कुल करेक्ट। जर्नी का मतलब इस पोयम में है, इस पोम में जर्नी मतलब यात्रा, मतलब लाइफ से डेथ तक की यात्रा। क्वेश्चन 6, विच प्रोसोडिक फीचर इज एविडेंट इन द रिदम एंड पेस ऑफ प्रोस्पाइस? कौन सा प्रोसोडी का फीचर नजर आता है हमें किसमें? प्रोस्पाइस के अंदर। ए फ्री वर्स है इसमें विद रेगुलर राइम, बी ड्रामेटिक मोनोलॉग इन आयम्बिक पेंटामीटर। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये पोयम लिखी गई है ड्रामेटिक मोनोलॉग में और ड्रामेटिक मोनोलॉग इन आयम्बिक पेंटामीटर। क्वेश्चन 7, द पावर ऑफ द नाइट एंड द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म इलस्ट्रेट्स विच पोएटिक डिवाइस? जो नाइट की शक्ति है, रात की जो शक्ति है, और जो दबाव है, किसका दबाव? स्टॉर्म का, तूफान का जो दबाव है, वो किसको रिफ्लेक्ट करता है? वो किसकी झलक दिखाता है? ए हाइपरबोल की, बी पर्सोनिफिकेशन की, सी ओनोमोटोपोइया एंड डी सिनेक्डॉक। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ब्राउनिंग्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डेथ एज पोर्ट्रेट इन द प्रोस्पाइस? बेटा ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्राउनिंग का क्या एटीट्यूड दिखता है हमें डेथ की तरफ? किसमें? पोम में, दैट इज प्रोस्पाइस पोम में हमें क्या एटीट्यूड दिखता है? फियरफुल, क्या वो डेथ से फियरफुल है, क्या डरा हुआ है डेथ से? डेफिएंट एंड करेजियस, क्या वो मतलब फियरलेस है और करेजियस, ब्रेव है? बिल्कुल सही। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, ही इज ब्रेव एंड करेजियस, वो बहुत ब्रेव है
और डेथ का ब्रेवरी से सामना करेगा। नेक्स्ट, द फाइनल लाइन्स ऑफ प्रोस्पाइस, दैट इज फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव, यानी कि जो बुरा वक्त है, जो वर्स्ट है, वो भी बेस्ट बन जाता है जो ब्रेव लोग हैं उनके लिए। द ब्लैक मिनट्स एट एंड, यानी कि मौत जो है, ब्लैक मिनट मौत को कहा गया है, जो मौत है एट एंड ऑल्सो, जो ब्रेवरी से सामना करते हैं एंड का यानी कि डेथ का, उनके लिए क्या बन जाता है, वर्स्ट भी टर्न कर जाता है बेस्ट में, यानी कि बेस्ट इन द न्यू बिगनिंग। इट इज टॉकिंग अबाउट द न्यू बिगनिंग आफ्टर द डेथ। सो डेथ डिस्ट्रॉयज ऑल ह्यूमन वैल्यूज, सफरिंग हैज नो मीनिंग, bravery transforms death into the trump and the afterlife is uncertain. So bravery transforms the death into the trump. जो ब्रेव लोग हैं वो डेथ को भी जीत में बदल देते हैं। कौन सी जीत? आत्मिक शांति की जीत में बदल देते हैं। Which phrase best captures the tone of the poem Prospice? कौन सी टोन है पोम की? दैट इज मेलंकलिक टोन है, उदासी भरी टोन है, हीरोइक टोन है, फिलोसफिकल टोन है, ये रिलीजियस टोन है। इट इज हीरोइक ऑप्टिमिज्म। उसके अंदर एक ब्रेव योद्धा का हीरोइज्म दिख रहा है, एक योद्धा की शक्ति दिख रही है कि मैं ऑप्टिमिज्म यानी एक आशावाद नजर आ रही है उसके अंदर, ब्रेवरी नजर आ रही है कि मैं ब्रेवरी से सामना करूंगा मौत का। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यू कैन कनेक्ट मी, आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं किस पे, यूट्यूब पे आके सुबह 7 बजे लाइव। हमारा बैच लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिलहाल मेरा जो बैच है वो 1499 रुपए का है। Now you can join us also on the YouTube, Instagram, आप हमें ज्वाइन कर सकते